अब मैं थोड़ा तुम लोगों को कुछ संख्याओं के बारे में थोड़ा रिवीजन करवाता हूँ, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कंसेप्ट वाला अभी चल रहा है क्लास। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? संख्या पढ़ेंगे, संख्याएं, संख्याएं। ठीक है, तो बहुत सारी संख्याएं होते हैं, उनमें से ज़्यादा सब नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा। तो पहला हो गया प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगर कोई पूछे प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो तुम लोगों को क्या बोलना है? प्राकृतिक संख्या बोलनी सर, प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो एक से लेकर अनंत तक की संख्या। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे जाएगा 7 8 9 10, ऐसे कहाँ तक जाएगा? अनंत। अनंत का चिन्ह मैंने बताया था, उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अनंत में भी बताया था 2। अगर अनंत में धनात्मक अनंत ये हो जाता है, एक ऋणात्मक अनंत होता है। तो हम क्या, ये धनात्मक वाली है, ये वाली नहीं है। ठीक है, तो एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो कोई भी पूछे प्राकृतिक संख्या के बारे में तो एक से लेकर, अगर कोई उदाहरण पूछे कि प्राकृतिक संख्या का उदाहरण दीजिए, तो आप एक से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 10 15 100 1000 2000। ठीक है, अभी दूसरा है पूर्ण संख्या। अगर कोई पूछे कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या बोलना है? पूर्ण संख्या में अगर कोई पूछे तो बोलना है कि सर 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है? वो एक पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा तक अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो 0 से लेकर, शून्य से लेकर अनंत की संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है? 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, अभी प्राकृतिक संख्या में यहाँ 0 जोड़ दोगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछे कि क्या अगर प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो वो क्या होगा? वो तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो है पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? तो इसके पहले मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? कुछ बताया था धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या बताया था? ऐसी संख्या है जिनके आगे धनात्मक चिन्ह लगा हुआ है, जैसे 1 2 3 4, इसके आगे नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस का जो चिन्ह है वो छिपा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके ये अनंत तक जाएगा, ये प्लस है, इसमें धनात्मक वाला है। और दूसरी संख्या क्या बताया था? ऋणात्मक संख्या बताया था। ठीक है, ऋणात्मक संख्या बताया था मैं। तो वो क्या है? ऐसी संख्या है जिनके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगे होते हैं, उनको ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 5 -5 6 7 ऐसे करके माइनस अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये ऋणात्मक संख्या है। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो न ही धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक होती है, तो वैसी संख्याओं को उदासीन संख्या कहते हैं। जैसे 0 0, यह न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो ये जो तीन प्रकार की संख्याएं हैं, यही 3 प्रकार की संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। ठीक है, तो धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और उदासीन संख्याएं मिला के पूर्णांक बनाती है। तो अगर कोई पूछे पूर्णांक क्या है, तो सर धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उदासीन संख्या जो कि 0 है, उनको मिलाने से पूर्णांक बनता है। ठीक है, अगर कोई पूर्णांक का उदाहरण बताता है तो धनात्मक संख्या का कोई भी उदाहरण ले सकते हो, 1 2 1000 2000 3000 ऐसे करके। ऋणात्मक संख्या का भी उदाहरण ले सकते हो, -1 -2 -100 माइनस ऐसे करके 1000 -2000, या 0 का भी ले सकते हैं। तो इसी के आधार पर, इसी धनात्मक ऋणात्मक उदासीन संख्या के आधार पर पूर्णांक को भी 3 भागों में तीन भागों में बांटा गया। तो पहला जो है पूर्णांक होता है, क्या होता है? वो धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है।
और तीसरा क्या होता है, उदासीन पूर्णांक। तो इसमें धनात्मक संख्या आ जाएगा, इसमें ऋणात्मक संख्या आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा शून्य आ जाएगा। तो ये तीन जो मैं बताया अभी, प्राकृतिक संख्याएं, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य से लेके, जीरो से लेके अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक क्या हो गया, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उदासीन संख्याओं को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तीनों को मिला के पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक हमारा धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है और उदासीन पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, अगला मैं बताता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर तुम लोग सुना होगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है? अगर कोई पूछे तुम लोगों से परिमेय संख्या क्या है, तो तुम लोगों को बोलना है सर वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है, जहाँ P और Q क्या होता है, ये एक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक में मैंने पहले ही बताया कि धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है या उदासीन पूर्णांक हो सकता है। तो P/Q कुछ भी हो सकता है जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब जो Q है एक उदासीन पूर्णांक नहीं हो सकता है, इसका यही है। P और Q पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन Q उदासीन पूर्णांक नहीं हो सकता है। Q जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अभी जैसे उदाहरण के लिए 5/0 लिखते हैं, तो ये क्या है, P/Q के फॉर्म में है, P/Q के रूप में है। हाँ, P/Q के रूप में है, तो P/Q के रूप में है। P क्या है, P इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो P की जगह पे 5 है, Q की जगह पे 0 है, तो पहला P/Q के रूप में है। ठीक है, क्या P और Q पूर्णांक है? हाँ, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ये उदासीन पूर्णांक है। तो चलो ये दूसरा भी नियम लागू हो गया। तीसरा, क्या Q जीरो के बराबर नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे कि Q के बराबर है, मतलब ये वाला जो है नियम लागू नहीं हो रहा है। तो ये 5/0 परिमेय संख्या नहीं है, यह नहीं है। ठीक है, एक और उदाहरण अभी लेते हैं, 10/15। ठीक है, क्या यह परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले पहला हमको क्या चेक करना है, क्या ये P/Q के फॉर्म में है? हाँ, P/Q के फॉर्म में है, 10/15 के फॉर्म में है। ठीक है, क्या जो P है वो पूर्णांक है? हाँ, ये एक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या Q एक पूर्णांक है? हाँ, यह भी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो पहला तो नियम लागू हो गया कि ये P/Q के रूप में है, दोनों पूर्णांक। अब तीसरा देख रहे हैं, क्या Q जीरो के बराबर नहीं है? तो हाँ, Q जीरो के बराबर नहीं है, ये 15 है। ठीक है, तो हम लिखते हैं Q बराबर क्या है, 15, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो तीनों जो नियम है वो लागू हो रहे हैं, तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी और देखते हैं उदाहरण। अभी लेते हैं -5/7। क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले हम लोग को देखना है, क्या यह संख्या P/Q के रूप में है? हाँ, तो P बराबर कितना है, -5, Q बराबर कितना है, 7। तो P/Q और P और Q पूर्णांक है, तो हाँ, यह एक पूर्णांक है। ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। और तीसरा नियम था क्या Q जीरो के बराबर नहीं है? तो हाँ, कि Q का जो मान है वो 7 है, जो कि जीरो के बराबर नहीं। Q बराबर 7 है, जो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी नियम फॉलो हो रहा है, 3 नियम फॉलो हो रहा है। तो हमारा 5/7 क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं एक और उदाहरण, रूट वाला लेते हैं, वर्गमूल 25
बटा 7। ठीक है, तो जब ऐसी संख्याएं रहेंगी रूट में, तो रूट वाले संख्या को देखना है कि उसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है कि नहीं है। ठीक है, अभी जैसे 25 है, 25 का वर्गमूल ये निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 इसका क्या पूर्ण वर्गमूल है, पूर्ण वर्गमूल है। तो वैसी संख्या जिनका पूर्ण वर्गमूल निकलता है तो वो फिर परिमेय संख्या के अंदर में आ जाएगी। जैसे p बटा q के रूप में तो है ही, p बराबर कितना है √25, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है। q कितना है 7। ठीक है, और अभी देखो ये तुम्हारा 25 है, मतलब 5 है, तो 5 एक धनात्मक तुम्हारा पूर्णांक हो गया, ये भी धनात्मक पूर्णांक हो गया 7। q का मान 7 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब तीनों रूल फॉलो हो रहा है, इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है। समझ में आया? तो अब देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का उल्टा होता है। तो पहला नियम क्या, ऐसी संख्या है जो p बटा q के रूप में ना हो। तो p बटा q के रूप में नहीं होती है। दूसरा, मुख्यतः वर्गमूल के अंदर होती है और उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, ये सब कुछ नियम है जो तुम लोग को याद रखना है कि p बटा q के रूप में नहीं होती है और जो मुख्यतः वर्गमूल के अंदर होती है और उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे √2, वर्गमूल 2, इसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं, अंडर रूट, रूट के अंदर वर्गमूल 2। ये पूर्ण वर्गमूल क्या होगा, नहीं होगा। इसका जो मान होगा 1.4 कितना होता है √2 का 1.4 व 1 4 2 ऐसे 1 3 5 ऐसा करके चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जब इसका कोई ऐसा करके निकलता जाएगा तो इसको p बटा q के रूप में भी नहीं लिख पाते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। और कुछ इम्पोर्टेंट परिमेय संख्या की होती है, जो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है तुम्हारा 3.14, ऐसे करके 3.14 मान उसका निकलता जाता है, वो ख़त्म नहीं होता है, इसलिए उसको p बटा q के फॉर्म में लिखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। एक और होता है e, जिसको बोलते हैं यूलर संख्या, यूलर संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या होता है। एक और होता है, इसको फाई बोलते हैं, ये जो इस तरह से लिखते हैं फाई बोलते हैं, लेकिन ये जो गोल्डन अनुपात जब निकालते हैं तो गोल्डन अनुपात भी एक अपरिमेय संख्या है। ये सब तो अभी मैं जस्ट ऐसे ही बताया हूँ, लेकिन तुम लोग को याद रखना है कि जो पाई होता है एक अपरिमेय संख्या है, यूलर संख्या एक अपरिमेय संख्या है, गोल्डन अनुपात भी एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, आज √7 ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? अब तो तुम लोग तो बोलोगे कि √7 बटा 1 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p बटा q के फॉर्म में हो जाएगा, तो हमारा p हो जाएगा √7, q बराबर हो जाए p बटा q। लेकिन अब दूसरा कंडीशन देखना है, क्या p और q पूर्णांक है? तो √7 तो पूर्णांक में हम लोग नहीं देख रहे थे, न धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है न उदासीन है, तो p बटा q के फॉर्म में तो लिख दिए, लेकिन अगर वो पूर्णांक है ही नहीं, ठीक है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होता है, सम विषम संख्याएं होती है, वो तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो बीच में थोड़ा मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या, इसके पहले मैंने तुम लोगों को बताया था परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या क्या बताया था? वैसी संख्या है जो p बटा q के रूप में रहती है, जहाँ पर p और q क्या है, पूर्णांक होते हैं और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। मतलब हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तभी वो परिमेय होगा। ठीक है। दूसरा क्या बताया था? अपरिमेय संख्या बताया था। वैसी संख्याएं जिनको p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, अधिकतर वर्गमूल के अंदर होती हैं और उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है। उदाहरण के लिए बताया था √2, √3, √5, √7, पाई, और बताया था यूलर संख्या। उसके बाद गोल्डन अनुपात भी बताया था। ये सब अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, परिमेय संख्या को हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं अभी। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से लेकर अनंत तक क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। क्या प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हैं? जी हाँ, प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या को उठा लो, 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हो, जो कि p बटा q के रूप में है। 2 क्या है? एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। 1 भी क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे q 1 है जो 0 के बराबर नहीं है, तो सारा नियम लागू हो रहा है। मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, सारी प्राकृतिक संख्याएं एक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होता है। तो इसमें 0 होता है, उसके बाद में क्या होता है? तुम्हारा प्राकृतिक संख्याएं होता है। तो हम लोग ने देख चुका है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या 0 परिमेय संख्या है? तो उसका देख लेते हैं। 0 को क्या हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, जो कि p बटा q के रूप में है। यहाँ पे 0 एक पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक। मैंने पहले ही बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो लेक्चर में। 1 भी क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। तो p बटा q के रूप में तो लिख दिए, इसको लिखा जा चुका है। और p और q दोनों पूर्णांक है। q का मान 1 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 0 क्या हो गया? एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। उसके बाद मैं बताया था तुम लोगों को पूर्णांक। पूर्णांक में क्या बताया था? धनात्मक पूर्णांक बताया था। 1 से लेके अनंत तक, जो कि प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। प्राकृतिक संख्या को प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। उसके बाद क्या बताया था? ऋणात्मक संख्या बताया था, जो कि -1, -2, -3 से लेके ऋणात्मक अनंत तक जाती है। उसके बाद क्या? एक उदासीन संख्या भी बताया था, जो 0 है। हमने देख चुका है कि ये जो प्राकृतिक संख्या है वो परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक संख्या के बारे में देखते हैं कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। ये -1 है, ठीक है, कोई भी ले लो। -1 छोड़ो, -5 ले लो, कोई भी ले लो। -5 को क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। क्या यह p बटा q के रूप में है? जी हाँ, ये p बटा q के रूप में है। p क्या है हमारा? -5 है। q हमारा क्या है? 1। ये क्या है? हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। और q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमारा दूसरा नियम, परिमेय संख्या होने का दूसरा नियम लागू हो गया। तीसरा नियम क्या है? कि q बराबर 1 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो तीसरा नियम भी लागू हो गया। इसका मतलब जो -5 है एक परिमेय संख्या है। परिमेय
संख्या है। तो हमारा देखो पूर्णांक भी परिमेय संख्या हो गया। तो पूर्णांक चाहे धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, उदासीन पूर्णांक हो, ये भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। चलो ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सब हमारे क्या है, परिमेय संख्या हैं। ठीक है, सारे परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे, और हमने इतने लंबा चौड़ा हो गया है अभी लेक्चर वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे वास्तविक संख्या क्या है, तो बोलना है कि सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या क्या क्या आ गई थी हमारी, सर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। ठीक है, ये सब सारे तो हमारे क्या है, परिमेय संख्या है। फिर अपरिमेय संख्या है, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नहीं तो ये भी याद रखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को एक संख्या रेखा में आराम से दिखा सकते हो। संख्या रेखा कैसे बनाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, रेखा मतलब लाइन होता है, बीच में एक जीरो रखते हैं। ठीक है, जीरो के दाहिने साइड धनात्मक संख्या हो रखते हैं। धनात्मक संख्या ये कहाँ तक जाता है, ये अनंत तक जाता है, धनात्मक अनंत तक। जीरो की बाईं ओर क्या रखते हैं, ऋणात्मक संख्या रखते हैं, जो कि -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस अनंत तक जाता है। ठीक है, इसे लिख देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएगा, इधर जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा चलता जाएगा और अनंत तक पहुँचेगा, माइनस इसमें इधर धनात्मक अनंत तक पहुँचेगा। ठीक है, तो ये धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। जीरो से लेके यहाँ तक हमारा पूर्ण संख्या हो गया, 1 से लेके हमारा अनंत तक प्राकृतिक संख्या हो गया। ठीक है, ये पूरा मिला के पूर्णांक हो गया। इसके अलावा बीच में हम ये सारे तो परिमेय संख्या हो ही गए। अपरिमेय संख्या को भी दिखा सकते हैं, जैसे √2 का मान कितना होता है, √2 का मान 1.41 ऐसा होता है, या तो इसको लगभग 1.42 समथिंग ऐसा मानते हैं। ठीक है, जो कि 1.5 के पास है, तो 1.5 के पास कहाँ आएगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो 2 और इसके बीच में कहीं आएगा, लेकिन 1.5 यहाँ पे नहीं है, 1.5 इसके बीच में, तो यहीं पे कहीं पे √2 है। ठीक है, तो इस तरह अपरिमेय संख्या को भी हम लोग वास्तविक संख्या का संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों, बहुत जगह पर तुम लोग देखे होगे कि ऋणेतर पूर्णांक लिखा होता है। तो ऋणेतर पूर्णांक क्या होता है, ऋणेतर का क्या मतलब होता है, ये जो ऋणेतर पूर्णांक होता है, ऋणेतर का पूर्णांक होता है कि वह पूर्णांक जो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। जब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा, तो वह या तो धनात्मक होगा, धनात्मक पूर्णांक, या क्या होगा, उदासीन मतलब 0 उदासीन पूर्णांक होगा। ठीक है, ऋणेतर मतलब जो ऋणात्मक नहीं है, इसका मतलब होता है जो ऋणात्मक नहीं है। तो बच गया धनात्मक और उदासीन 0। तो ठीक है,
क्योंकि ये ऋणोत्तर का जो इस्तेमाल है हम लोग देखेंगे जब बहुपद को परिभाषित करेंगे तो वहाँ पे ये यूज किया जाता है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है ऋणोत्तर पूर्णांक। तो तुमको पता चलना चाहिए कि ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसका मतलब वो धनात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक है। इसी चीज़ को धनात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक लिखने की जगह पे उस पर शॉर्टकट में ऋणोत्तर लिख दिया है। ठीक है।